RS इंटरव्यूज़ की डेट वापस से नेक्स्ट फेज़ की भी आ गई है, सेकंड फेज़ की भी आ गई है। फर्स्ट फेज़ में भी बहुत सारे बच्चे जो है वो ऑलरेडी अभी तक इंटरव्यूज़ दे चुके हैं। मैं क्या है कि बहुत सारे पुरानी ट्रांसक्रिप्ट्स को देख रहा था जो अभी लोगों ने शेयर करी, और ये एनालाइज करने की कोशिश कर रहा था कि किस तरीके का पैटर्न इस बार फॉलो किया जा रहा है। अगर अपन ब्रॉडली बात करें तो पिछले बार से एक थोड़ा सा चेंज है। वो चेंज ये है कि पहले जो इंटरव्यूज़ होते थे वो थोड़े से छोटे होते थे, ज़्यादा नंबर ऑफ़ लोगों को इंटरव्यूज़ जो है वो कंडक्ट कर लेती थी RPSC। इस बार ऑलमोस्ट 30 to 35 मिनट्स का एक इंटरव्यू हो रहा है, और मैंने सभी मेंबर्स, चाहे वो हेमंत प्रियदर्शी साहब हो, चाहे KC मीणा साहब हों, अयूब साहब हों, सुशील बिस्सू सर हों, ये सब के कलवाड़ सर हों, इन सब की जो है ट्रांसक्रिप्ट्स आई हैं। तो ऐसा लगता है कि मतलब बहुत ज़्यादा तरीके के बोर्ड्स और पैनल्स जो हैं वो बनाए गए नए नए, राइट। और इस बार एक चेंज और भी है। वो चेंज क्या है कि करंट अफेयर्स को एक तवज्जो जो है उस पर फोकस जो है वो ढंग से दिया जा रहा है। तो जब उन ट्रांसक्रिप्ट्स को पढ़ा और एनालाइज किया, और जैसे अपने मॉक्स भी अपन करा रहे हैं और अपन जब डिस्कस कर रहे हैं, तो एक चीज़ बात इंपॉर्टेंट आती है कि जब लोग तैयारी करते हैं करंट अफेयर्स की, तो बहुत ज़्यादा फैक्ट बेस्ड और मतलब उस तरीके का अप्रोच, डेटा ड्रिवन अप्रोच होता है। तो पर क्या है कि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वहाँ वो क्वेश्चन किस तरीके का पूछ रहा है। तो जब तक अपन ये नहीं समझेंगे कि इंटरव्यूअर एक करंट अफेयर के टॉपिक को कैसे देखता है, सही बात। तब तक अपने को ये समझ में नहीं आएगा कि आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए। एग्जैक्टली। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपन जो है इस बात को एक डिस्कस भी कर लेते हैं, और ये भी देखते हैं कि अभी किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उससे और क्या डायमेंशंस हो सकते हैं। सही बात। तो अभी बहुत सबसे पहला जो एक हॉट शॉट टॉपिक जो है वो SIR का चल ही रहा है, सब जगह मारधाड़ है, और सरकार में वाले तो बिल्कुल त्रस्त भी है कि भाई इतना पे सारा BLO की डेथ भी हो गई तो हो गया, बड़ा इशू हो गया। हाँ। तो मतलब मुझे लगता है ये जो सबसे ज़्यादा बेसिक कोई क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछेगा कि भाई SIR क्या है। सही बात। बिल्कुल, है ना। और SIR क्या है, उसका लीगल बेसिस क्या है, वो जो रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स है उसमें उसकी क्या बैकिंग है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि वो सही है कि गलत है, सही है कि गलत है। इलेक्शन से कितना पहले करवाना चाहिए। हाँ, क्योंकि बिहार के अंदर मेजरली प्रॉब्लम ये थी कि अपोजिशन की कि इलेक्शन की जस्ट पहले उन्होंने उसको कनेक्ट करवाया, तो अपने आप में एक क्वेश्चन खड़ा हो गया। फिर यहाँ पे भी मतलब जैसे राजस्थान में भी हो रहा है कि वो जो पहली लिस्ट है, वो लिस्ट कब रिलीज़ होगी, फिर जो लोग नहीं करा पाए उनका क्या होगा, कौन सा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, मतलब ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन हैं। बट ये क्या है कि पता होनी चाहिए अगर कोई भी इंटरव्यू के लिए अपीयर होने जा रहा है तो। फिर वो जब रिलीज़ होगी उसके बाद जो लोग छूट जाएंगे उनका क्या होगा। और कई बार मतलब इस तरीके का आप भी, चूँकि डिपार्टमेंट में भी आप देखते होंगे, मैं कल भी एक बार डिस्कस कर रहा था कहीं पे कि DNT वाली जो स्पेशली कम्युनिटी है उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पुराने कोई कभी वो खाना बदोश है, उनका कोई पुराना डॉक्यूमेंट ही नहीं है, 2000 लोगों का उन्होंने कोई इंटरव्यू दिया हुई है, जो कोई इलेक्शन दिया हुआ नहीं है, तो इलेक्शन में वोट ही नहीं दिया हुआ है, तो फिर उनका डेटा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। यहाँ पे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट ये है कि मतलब इंटरव्यूअर जरूर ये पूछ सकते हैं कि आपको कि एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस क्या आते हैं, मतलब डेफिनेटली ऑन ग्राउंड जब आप वर्क करो, जैसे कि आप बता रहे हैं पर्टिकुलर स्पेसिफिक ज्योग्राफी वाइज या जैसे कम्युनिटी वाइज, तो ये अलग अलग चैलेंजेस हैं, तो इस पर जरूर अपन को एक इंसाइट रखना चाहिए। वो भी। और जैसे मतलब एक क्वेश्चन भी मैंने देखा था जिसमें उसमें एक क्वेश्चन इस तरीके का पूछा गया था कि भाई BLO कह रहा है कि उसको हमने 2 बूथ्स दे दिए और वो वेरिफिकेशन पूरा नहीं कर पाएगा, तो उस टाइम नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या होगी, आप कौन से कदम उठाओगे। इस तरीके के सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन इस तरीके का भी था कि भाई जो कंटिन्यूस अपडेट होता है उसमें, और ये SIR अलग से कराने की क्या जरूरत है। सही बात है। और जब सेंसस हो रहा है, कैपेसिटेशन भी है, सेंसस भी हो रहा है, उसके बाद में और इलेक्टोरल रूल्स तो हमेशा होते रहना है, तो उस पर स्पेसिफिकली कराने की जरूरत क्या है, और अगर करा रहे हो तो उसका इफेक्टिवनेस क्या है, ये सारे क्वेश्चंस भी जाए मुझे लगता है कि इंटरव्यूअर पूछ सकता है। एंड एट द सेम टाइम एज ए फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर आप कैसे इंश्योर करेंगे कि ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस मेंटेन हो इस सारे प्रोसेस में, ये भी एक जरूर फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है, मतलब एक संभावना इसकी रहती है। मुझे मतलब कभी कभी ऐसा ही लगता है कि भाई जैसे अपने पास जनाधार है, तो जनाधार में एक बहुत डेटा ऑलरेडी हमारे पास में गोल्डन डेटा है। बिल्कुल। तो जब इस एक्सरसाइज को कर ही रहे थे तो उस पर या तो आधार लिंक कर देते या उसको जनाधार लिंक कर देते। सही बात है ना। मुझे मैं नॉट श्योर कि वो आधार से उसको आधार डाला ऑलरेडी काफ़ी चैलेंजिंग था, क्योंकि बिहार के अंदर जब हुआ तो उसमें मेजर जो डॉक्यूमेंट आता उसी को ही डिस्क्वालीफाई कर क्वालिफाई था। तो वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही मैटर चला गया था कि मेजरली लोगों के पास तो आधार ही होता है, और जब आधार ही बेस नहीं है SIR का, तो देयर इज हाई चांसेस कि बहुत सारे लोग उसमें से एक्सक्लूड होते हैं।
तो ये भी एक इलेक्शन कमीशन के जो डॉक्यूमेंटेशन थी जिसमें उन्होंने काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट था। पर जब मल्टीपल मतलब एक तो ये भी एक चीज़ है कि मल्टीपल बार एक ही तरीके की एक्सरसाइज अलग अलग एजेंसी से थ्रू कराने का फ़ायदा क्या? हाँ, तो उसमें सवाल सबसे पहला ये उठता है कि क्या करना है, ये सही है कि नहीं है। दूसरा इसके पॉजिटिव क्या है, और तीसरा इसका नेगेटिव क्या है, किसको कैसे इम्प्रूव किया है कर सकते हैं। अगर हम इसको पूरा जनरलाइज करें। तो आप बताइए सर, क्या इसको आपको क्या लगता है कि इसको करवाना सही है क्या? पहले पॉइंट ये है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग कि हम उसमें आंसर्स क्या देंगे, अभी हम उस चीज़ को डिस्कस पहले करते हैं कि जैसे अभी हम लोग अभी डिस्कस कर भी रहे हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सके, है ना। एक क्वेश्चन और भी जैसे है कि भाई अभी आपने देखा होगा कि वो लेटेस्ट में चोमू SDN शायद सेलिब्रेट कर रहे थे जब वो कंप्लीट हुआ उनके यहाँ पे SIR वाला, तो वो प्रोफेशनली ठीक है या नहीं है इस तरीके का सेलिब्रेशन। हालांकि मोटिवेट कर मॉनिटरी इश्यूज भी हालांकि वो मोटिवेट कर रहे थे अपनी टीम को, तो विच इज़ अ गुड साइन। बट इस तरीके के डिमेंशंस जो हैं वो इंटरव्यूअर पूछना चाहता भी है आपसे। और जैसे जिसमें फैक्ट बेस्ड भी हो गया और आपने एनालिटिकल बेस्ड भी हो गया, और आपने ये भी देख लिया कि उसको टोटलिटी में अगर देख रहे हैं तो वो उसके क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है। ये कभी आपको ध्यान होगा कि अभी लेटेस्ट में 10 दिसंबर को जो है वो राजस्थान प्रवासी दिवस मना रहे हैं। कल जो पेपर आया था असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें प्रीलिम्स स्टाइल वाला जो पेपर था उसमें क्वेश्चन भी था कि वो कहाँ मना रहे हैं, कौन मना रहा है, कितने तारीख को बनाएंगे। तो उस पर मतलब आपके क्या व्यूज़ हैं, क्योंकि उस पर भी मुझे लगता है कि एक ऐसा पॉइंट है स्पेशली जो 10 तारीख को जाएंगे इंटरव्यू का, उनको तो वो क्वेश्चन पूछे तो उसने मोस्ट सबसे ज़्यादा जो टॉप 3 टॉपिक्स जो है उसमें से टॉपिक ही रहता है। और मैं सबसे मतलब बेसिक क्वेश्चन जो है वो, जैसे ये डायस्पोरा कम्युनिटी है वो राजस्थान की इकोनॉमिक स्टेटस को किस प्रकार से इम्प्रूव कर सकते हैं, एकदम बेसिक क्वेश्चन तो यही बनता है। मैं तो इससे भी मतलब थोड़ा सा पीछे जाके देखता हूँ कि भाई इंडिया अपना खुद का जो प्रवासी दिवस मनाता है, तो वो सबसे बड़ा प्रवासी जो सबका मेन एलिमेंट बन गया, वो कब मनाता है, क्यों मनाया जाता है, उसी दिन को क्यों मनाया जाता है, उस दिन को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। तो मुझे लगता है कि उसको भी लिंकेज करना ज़रूरी है जब राजस्थान का आप पढ़ रहे हो तो और साथ साथ में ये भी देखना ज़रूरी है कि जैसे अभी राजस्थान वाला जो प्रवासी दिवस मना रहे हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से पहली बार मनाया जा रहा है, तो उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको एनुअल इवेंट बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी और इससे फ़ायदा क्या होता है। हालांकि ये क्वेश्चंस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि अभी जो पुरानी ट्रांसक्रिप्ट्स अगर आप देखेंगे तो उसमें डिसेबिलिटी डे पे क्वेश्चन पूछा गया है ना, और बाकी जो भी डेज़ हैं, स्पेसिफिक डेज़ जो आ रहे हैं, नेवी डे और इस तरह के डेज़ आ रहे हैं, उस पर भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो इट इज़ वेरी हाईली प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। फिर ये JECC में हो रहा है, मतलब इतनी बड़ी कैपेसिटी जो है वो रिसेंटली एड्स डे निकला है, तो उस पर क्वेश्चन पूछा गया था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मिल जाता है। और इसमें क्या है, वो NRR का फुल फॉर्म क्या है, मतलब डायस्पोरा इन्वेस्टमेंट आपने जैसे पूछा कि मतलब कौन से सेक्टर्स को जो वो हेल्प कर रहा है। इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पुराने टाइम में या मतलब पिछले अगर अपन उसको डिटेल्स देखें तो किन सेक्टर्स पर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया, या किन सेक्टर्स मतलब किस जगह से सबसे ज़्यादा रिमिटेंस या इन्वेस्टमेंट जो है वो कौन से कैटर से राजस्थान आगे चले के आता है, तो अपने लोग जाते कहाँ हैं। और एक क्वेश्चन मैंने ये भी सोचा था कि भाई अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में अगर आपको ऑर्गेनाइज करने के लिए मान लीजिए बोल दिया जाए, तो फिर आप जो है वो हेरिटेज टूरिज़्म इस तरीके का कैसा पैकेज बनाओगे, किन किन चीज़ों पर फोकस करोगे, तो 3 पॉइंट दे दीजिए या 5 पॉइंट दे दीजिए, इस तरीके का यानी क्वेश्चन मुझे लगता है कि उसको पूछते हैं। और आपको ये अलग चीज़ जो मुझे ध्यान में आ रही है, जैसे कि कहीं इसमें कहीं रिस्क एसोसिएटेड भी हो सकती है कि डायस्पोरा इन्वेस्टमेंट पे कहीं ओवर डिपेंडेंस ना हो जाए। तो आपके क्या विचार हैं इस पे? तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी बनते हैं, थोड़ा सा क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए वो उसको फोकस करते हैं तो प्रमोट करेंगे। फिर हमें जो लोकल एंटरप्रेन्योरशिप है, लोकल एमएसएमईज है, उनको मेक इन राजस्थान इनिशिएटिव है जो कि आगे बढ़ा। बिल्कुल। हालांकि अब जैसे रुपया गिर रहा है तो वो कह रहे हैं कि FIIs जो है वो वापस जा रही है, FPI प्लस LPIs वापस पीछे जा रहे हैं, तो FPIs पीछे जा रहे हैं, तो उस वक्त इस तरीके के इन्वेस्टमेंट अपने लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं टू सब्सटेंशिएट दैट इम्पैक्ट। तो वो भी एक एंगल है जिसको मुझे लगता है थोड़ा सा एनालाइज करने की ज़रूरत है। और इसी कंटिन्यूशन में अगर अपन बात करें तो मतलब ये 2 चीज़ें क्या है कि मर्ज हो रही हैं, क्लब हो रही हैं, साथ गवर्नमेंट जो है वो अपना 2 साल प्रोटेक्ट कर रही है, तो इस पे भी बहुत ज़्यादा तैयारियां चल रही हैं।
शोकेसिंग होने वाली है, अलग अलग इवेंट्स प्लान हैं, तो उसमें जैसे फ्लैगशिप स्कीम्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस बार की फ्लैगशिप स्कीम्स कौन सी हैं? तो पिछली बार फ्लैगशिप स्कीम्स अलग थी, डिफरेंट। इसमें अब की बार मेजर सेक्टर्स जिन पे फोकस है वो अलग है, तो वो कौन कौन सी हैं? और बहुत सी स्कीम चीज़ टॉप 10 स्कीम तो आपको पता होगी चाहिए। हाँ, और उसमें उनकी वो भी पता होना चाहिए भाई, उनकी बेनिफिशियरी बेसिस कौन कौन है, क्या एज ग्रुप है, क्या उनका पर ईयर इनकम ब्रैकेट क्या है, कितने लोगों को मिलेगी, उसका टोटल बजट क्या है, तो ये सारा क्या है। इसमें एट द सेम टाइम हमको पॉजिटिव्स के साथ हमको ये भी देखना होगा कि प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है वो पिछले 2 साल में जो भी काम किया उसमें क्या क्रिटिसिज्म फेस किया हो, दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट हियर। तो इस डायरेक्शन में भी सोचना ज़रूरी है। तो उसमें पर ये भी मतलब उससे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि अभी भी मैं पूछ लूँ कि सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लूँ कि भाई आप अचीवमेंट्स बताओ, 5 मेजर अचीवमेंट्स बताओ जो इन्होंने इन 2 साल में किए की है ऐसे। या जो शिफ्ट पॉलिसी शिफ्ट है, वो ऐसा कौन कौन से 5 चीज़ें की हैं। और जब वो 5 चीज़ों में जब आप जवाब देंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने ERCP बोल दिया लेट्स से, तो फिर सब्सिक्वेंट क्वेश्चन ERCP पे भी पूछे जा सकते हैं। तो आप अपना जो आंसर दे रहे हो उसके हिसाब से ड्राइव होगा कि वो आपका इंटरव्यू कैसे डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। फिर एक मतलब ये भी जैसे अभी एनर्जी सेक्टर में भी बॉटलनेक्स जो थे उनको रिड्यूस करने की कोशिश की है, सोलर कैपेसिटी बढ़ाई है ना। इवैक्यूएशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें कुछ हिस्से में जो है पीछे रह गया था, तो उसको उस पर भी फोकस किया है। तो ये मुझे लगता है कि जब इस चीज़ को पढ़ रहे हैं तो सिर्फ इस पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ें कि क्या चीज़ होने वाली। और ये मुझे लगता है कि उस दिन शायद गुड गवर्नेंस डे का भी कोई लिंक है। आई डोंट नो तो दिसंबर, हाँ 25 दिसंबर तो एक अलग वो हो गया, वो तो 26 दिसंबर को है शायद जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो बच्चे को तो दूध का बिल्कुल ही है कि 26। तो उससे भी लिंकेज है, मतलब उसकी तरफ भी शोकेसिंग करने जा रहे हैं कि भाई क्या चीज़ करेंगे। तो ये कुछ ऐसे रीसेंट इवेंट्स हैं जिसमें मुझे लगता है कि लगातार जो है फोकस में रहना है, इन पे क्वेश्चंस और पढ़ने की ज़रूरत है। इसी से कनेक्टेड एक टॉपिक विकसित राजस्थान का जो डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ है, हाँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुझे तो लगता है कि वो वाला जो टॉपिक है वो सिर्फ इंटरव्यू के लिए नहीं, मेंस के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके जो डेटा है उसको लिंक करके पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और विकसित राजस्थान वाला डॉक्यूमेंट मेरे ख्याल से जो नीति का काउंटर पार्ट है रीति कह सकते हैं वो सिर्फ है ना, उसी ने शायद उसमें कुछ बेंचमार्क्स चुने हैं। और राजस्थान के लिए मतलब तो उसमें यही पूछ सकते हैं कि मेजर सेक्टर्स के बारे में पूछ लिया कि उसमें क्या स्ट्रैटेजी है या क्या एनविजन कर रहे हैं, क्या फोकस एरिया रहेंगे। जब आप 2047 की बात कर रहे हो तो क्या फोकस एरियाज है राजस्थान को? उसमें वो मेरे ख्याल से 4 या 3 उन्होंने इंपॉर्टेंट फैक्टर एरियाज बताए हैं। बिल्कुल, वो तो एटलीस्ट कम से कम प्रीफेस तो पढ़ ही लेना चाहिए कि उस डॉक्यूमेंट में है क्या, और क्या स्पेशली एनर्जी सेक्टर है, टूरिज्म सेक्टर है, जो मेजर सेक्टर्स हैं, जो मेजर सेक्टर है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा अपडेट आता है एक्चुअली जो वाइपर इसके लिए उन्हें वो एटलीस्ट 5% आ सकता है। हाँ, उसमें फिर ये भी एक है कि भाई चूँकि मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत फोकस चल रहा है, इसी पे फोकस है, तो उसमें किस तरीके के क्लस्टर्स राजस्थान में डेवलप करने की बात हो रही है और कहाँ पे फोकस किया जा रहा है और कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे वो क्लस्टर्स बनाए जा सकते हैं। कहीं कहीं इस डॉक्यूमेंट में वो रिस्क भी आइडेंटिफाई किए हैं जो इस विजन को हैम्पर कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी फोकस करना ज़रूरी है। और देखिए रिस्क जो इस चीज़ को रोक सकते हैं। मुझे लगता है उसमें एक चीज़ और डिस्कस करी थी या मतलब हाईलाइट करी थी, आई एम नॉट श्योर, उसको एक बार मुझे ढंग से देखना पड़ेगा, जिसमें डेजर्ट एरियाज जो हैं, बिल्कुल सही बात है, उसको एडवांटेजेस कैसे बनाया जा सकता है, उस पर किस तरीके से फोकस करें तो उसको यूज़ किया जा सकता है। ये भी मुझे लगता है कि उसमें एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा। तो GDP के लिए भी बात करिए तो उसमें एवरेज ग्रोथ क्या होनी चाहिए, इस तरीके की चीज़ों पे बात कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट है, अर्बन स्ट्रेस की बात करी गई है डिटेल उसमें मेरे ख्याल से जैसे उसमें जो सेक्टर्स बता रहा हूँ उसमें गरीब है, वो युवा है, वुमेन है, ऐसे तो वो 3-4 हैं। बिल्कुल, हाँ, तो वो जब कोई मतलब जब ये अपन जो डिस्कस कर रहे हैं तो इसका मेन मोटिव ये था कि ये बताना या ये समझाना कि आप जब भी करंट अफेयर्स को देख रहे हो या पढ़ रहे हो तो उसको पढ़ना कैसे है। बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, नज़रिया हो सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर में मोस्ट इंपॉर्टेंट से डेका नहीं होता, आपका नज़रिया कि आप उसको किस तरीके से देख रहे हैं। आपको दोनों पॉइंट उसके पता है चाहिए, ना तो एक्सट्रीम लेफ्ट आपको पता होना चाहिए, एक्सट्रीम राइट होना चाहिए, आपको दोनों का पर्सपेक्टिव पता होना चाहिए।
तो कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि आपने अभी जितने भी टॉपिक बोले उसके कम से कम 10-10 क्वेश्चन है जो कि इन्होंने बताया। ये 10 क्वेश्चन आपके वो टॉपिक है जो कि कोई भी इंटरव्यूअर पूछना पसंद करेगा ही करेगा। अगर उस टॉपिक पे सवाल रह गया तो ये सारे सवाल ये जो कि आपको देखने को मिलेंगे उसके बाद में बैक टू बैक। यस, तो मतलब इसमें मतलब अपन ये भी चाह रहे थे कि ये समझाना कि डेप्थ कैसे लानी है, आपको डायमेंशंस कैसे ऐड करने हैं, इंटरलिंकेजेस कैसे करनी है। और चूँकि जो बदलते वक्त के साथ में इंटरव्यू अगेन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर इस बार की जो मेरिट है इंटरव्यू सब बहुत फीस है 208 मार्क्स पे गई है। तो या तो बिल्कुल इंटरव्यू को नल अवॉइड करने, हालांकि नल अवॉइड कर नहीं सकते, बेंचमार्किंग तो करनी ही पड़ेगी, मेन है 3 बैंड्स तो बनाने ही पड़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि ये जो एक्सरसाइज अभी हमने आज की है और जिस तरीके से हमने डायमेंशंस एक्सप्लोर करने की कोशिश की है उससे डायरेक्शन मिलेगा, जो कैंडिडेट्स हैं उनको प्रिपेयर करने का डायरेक्शन मिलेगा, उनको ये भी समझेगा कि किसी चीज़ को अप्रोच कैसे करना है। तो मुझे लगता है इस एक्सरसाइज को अपने को क्या फ्रीक्वेंटली करना चाहिए। मतलब कल अभी तो ये टॉपिक्स हो गए, अभी इंडिगो क्राइसिस बहुत ऐसे मेजर प्रेशर है जिसका पहला इंटरव्यू होगा एग्जैक्टली आने वाले दिनों में, सबसे पहले उसके इंटरव्यू में इंडिगो क्राइसिस आपको के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एविएशन इंडस्ट्री से शुरू करेगा, ज़रूरी नहीं है इंडिगो क्राइसिस पूछे। नहीं, ऑब्वियसली वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है इंडिया, बहुत ग्लोबली जो है बहुत बड़ा मार्केट है। और 60% फ्लाइट में से 40% फ्लाइट में बदल जाओ आप, यहाँ पे बहुत बड़ा चैलेंज। एक जो बज़ वर्ड है जो FDT है, उसकी जो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि क्या है, किसके अराउंड ये सब चीज़ें रिवॉल्व कर रही हैं। और मतलब मेजरली जो इंडिगो जिस चीज़ को आउट कर रहा है कि भाई इन्होंने वो जो पायलट ट्रेनिंग का जो पीरियड था अच्छा पहले 36 आवर्स था, वो 48 आवर्स रेस्ट वाला और प्रतीक था कि पायलट तो नहीं आए। और दूसरा उन्होंने जो एक तो ये था, और दूसरा उन्होंने जो टाइम पीरियड था वापस से फ्रिक्वेंसी वो नाइट शिफ्ट होती है बेसिकली, तो पहले 12 से 5 बजे थी, उसको उन्होंने रीडिफाइन किया 12 से 6 बजे तक की, क्योंकि 2 से 6 बजे तक का वो टाइम ऐसा था जो कि मोस्ट मुश्किल टाइम होता है ट्रैवल के लिए रात को जाने वाला, तो इसलिए उन्होंने 2 से 6 कर दिया। तो जहाँ पे पहले पर पर्सन की कैपेसिटी इंडिगो जहाँ पे 16 फ्लाइट पर पायलट चला रहा था, इवेंचुअली ये रूल रखते वो 22 टाइप की रिक्वायरमेंट होगी, 22 टाइप पर पायलट जो उनके पास सेम 4% उनका जो पूरा डाटा जो उनके पास था वो पूरा का पूरा डिस्टॉर्ट हो गया। उसके बाद भी कैसे सुबह, तो ये सारे तो थोड़े से इंटरनल पॉइंट्स है, ये सब आपको थोड़े पता होने चाहिए। और वैसे नेशनल और इंटरनेशनल बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ अच्छे इश्यूज़ हैं जो भी हमने राजस्थान के पर्सपेक्टिव में बात करी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। उसके अलावा जैसे क्रिटिकल मिनरल को लेकर है, ये भी इंडिया बना चाह रहे हैं, चाइना इंटरनेशनली काफ़ी मुश्किल हुआ रहता, जापान और चाइना का भी। मुझे लगता है कि वो वाले जो पार्ट है उसको फिर हम एक नेक्स्ट वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इंटरनेशनल रिलेशंस में भी चल रही हैं, तो उसमें भी बहुत सारे डायमेंशंस और बहुत सारे एरियाज हैं नेशनल के ऊपर इशू के ऊपर है कि इंटरनेशनल के ऊपर। और मुझे लगता है इनफैक्ट चूँकि ये क्या है कि इवॉल्विंग वो है, तो हर थोड़े दिन में एक इस तरीके का वीडियो बनाते हैं और डिस्कस करते हैं और ये देखते हैं। और आई होप कि जो हम लोगों ने आज डिस्कस किया है उससे आपको एक डायरेक्शन मिलेगी, और जब आप इंटरव्यू फेस करने जा रहे होंगे तो जो वो इंटरव्यू क्वेश्चन पूछेगा तो यू विल नॉट फाइंड इट के सरप्राइज एलिमेंट नहीं होगा, मतलब आपको लगेगा कि यार ये तो हम सुन चुके हैं, अब आपको तैयार करना है। अब तैयार कैसे करना है उस पर भी हम अलग से एक बार वापस बैठ के बात करेंगे कि उसको अप्रोच कैसे किया जाना चाहिए, आंसर कैसे आपको बेहतर करने चाहिए। और इसमें मतलब एक बात मैं और कहना चाहूँगा, तो राकेश वर्मा सर जैसे क्लासेस ले रहे हैं अभी, तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की और जो चीज़ें जो उनका एक्सपीरियंस है, उनकी डेप्थ है, उस तरीके के जो एक्सपर्ट्स हैं, चाहे कहीं पे भी हो, किसी की भी हो क्लास, अगर आपको वो एक्सपर्ट्स की क्लास का एक्सेस है तो उसको भी आपको सुनना चाहिए। उससे आपको क्या है, क्लैरिटी मिलती है, ये समझने को मौका मिलता है कि किसी चीज़ को अप्रोच कैसे। तो आज के इस सेशन के लिए थैंक यू।